अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। इंतज़ार पंजोता साहब थैंकफुली बाजियाब हो गए हैं और अपने घर खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब के फोकल पर्सन उनको लेकर अदालत में एक मामला खासा सरगर्म था, जबकि उनके कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं लग रहा था। और बाकायदा तौर पर जो उनकी फिर वीडियो सामने आई, जो कि पुलिस ने ही बनाई है, वो बहुत दिल दहलाने वाली थी और बहुत अफसोसनाक वो वीडियो के मनाजिर थे, जिसमें वो वाक़तन बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे थे। उन्होंने तशद्दुद का भी बताया कि उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है अगवाकारों की तरफ से। और पुलिस ने ये जो वीडियो है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपने तमाम ने सुनी भी होगी, कल से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इसमें ये वो बताते हैं कि किस तरह से उनसे 2 करोड़ रुपए अगवाकार जो हैं वो मांग रहे थे। अब नाज़रीन मामला वही बन गया है जो कि हमेशा से होता है कि हुकूमत जो है हुकूमत के ऊपर पीटीआई के तमाम तर लोग किसी उनकी इस पूरे किस्से के ऊपर यकीन करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि पूरी एक फॉल्स स्टोरी है, एक फैब्रिकेटेड, आप पूरा एक लबादा उड़ा रहे हैं पूरे किस्से को कि जी अगवाकारों को एक पूरी चीज़ फेक है और मेडअप है कि किस तरह से उनको पकड़ लिया गया और वो गाड़ी के ऊपर हसन अब्दाल में ऑपरेशन हुआ। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई वालों की तरफ हुकूमत पलट कर ये तनकीद कर रही है, बल्कि हुकूमत से मुंसलिक ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और जो उनके साथ मुमासलत रखते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पंजोता साहब खुद कह रहे हैं कि उनके जो अगवाकार थे वो पश्तो स्पीकिंग थे। और वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि उनकी सिम लोकेशन गालिबन आई थी केपी की, खैबर पख्तूनख्वा की, और पेशावर में एक मकाम पर चमकनी गालिबन नाम है, वहाँ पर उनको बताया जाता है। वो खुद भी वो पंजोता साहब बता रहे हैं कि वो ये उन्होंने नाम सुना था अपने अगवाकारों से जब वो आपस में मुखातिब होते थे, तो पेशावर में उनको शायद गालिबन रखा गया था। तो इसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम हुकूमत भी पीटीआई पर और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पर आयद करती हुई नज़र आ रही है कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ ज़ेरे इंतज़ाम है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उनको खुद ही नहीं पता था कि उनके पार्टी के जो फाउंडर हैं उनके फोकल पर्सन को वहाँ पर अगवा करके रखा गया है। मामला दिलचस्प है नाज़रीन, लेकिन यकीनन इसके ऊपर मज़ीद इसको आगे बढ़ना चाहिए, इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए और पता लगना चाहिए ताकि इस तरह के जो अगर इंस्टेंसेस बार बार हो रहे हैं तो उनका कुछ अजाला हो। इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। और पीआईए कौन ख़रीदेगा अब इस पूरी रेस में जो है, पहले केपी गवर्नमेंट ने बाकायदा लेटर लिखा था, फिर कल मियाँ साहब ने, हमने कल इस पर प्रोग्राम भी किया, उन्होंने कल बाकायदा कहा कि मरियम साहिबा का चीफ मिनिस्टर पंजाब का ऐसा इरादा है कि वो पीआईए ख़रीद लें और उसका नाम पंजाब एयरवेज इस तरह से रख दें। फिर आज नाजरीन उन्हीं की जो वफाकी जो सूबाई वजीर हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने तो इस बात की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा ये तो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो पीआईए ख़रीदने जा रही हैं, जबकि उनका ये इरादा है कि वो एक अपनी एयरलाइन कोई शायद इस्टेब्लिश कर लें। ये ज़राए से भी खबर मौसूल हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की शराकत दारी से शायद कोई अपनी एयरलाइन जो है वो वजूद में लाना चाह रही है, जिसमें पंजाब हुकूमत के भी स्टेक्स या शेयर्स होंगे। इसके ऊपर बात करेंगे कि अब ये जो पीआईए का भी जो मामला है, ये इसको भी क्या एक सियासी नौयत या एक सियासी रंग अब देने की कोशिश दोनों इतराफ से की जा रही है। और मजीद बात इसमें यह भी करने वाली है, कल भी हमने इसके ऊपर प्रोग्राम में बात की कि मियाँ साहब जो हैं वो दिल में छुपे हुए राज एक मरतबा फिर उनका तस्करा करते हुए और बहुत दुखी दिल के साथ नजर आए। क्या राज हैं उनके दिल के और क्या उनको अकोमोडेट, उनके राज जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे उनको अकोमोडेट कर लिया गया है? क्योंकि जो उनके मुखालफीन है वो कहते हैं कि मियाँ साहब तो वेल अकोमोडेटेड है, हम तो अब तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनको उस कंपनसेशन भी दे दी गई है। उनके मुखालफीन का तो यही ख्याल है। अब इसके ऊपर भी दोनों इतराफ़ की बात रहेगी। बहरहाल जो ये अगवा का पूरा केस है पंजोता साहब का और बाजियाबी का केस, इसके हवाले से चंद नुकात के फॉर्म में चीज़ें देखते चलिएगा। गुज़िश्ता माह से नाजरीन लापता बानी पीटीआई के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले के बाद थाना सदर हसन अब्दाल के हुदूद से बाजियाब करा लिया गया और उसके बाद ये तमाम तर जो फुटेजेस हैं ये सामने आई। अपने जारी बयान में पंजाब पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान अगवाकार गाड़ी और मुखवी को छोड़कर फरार हो गए। इंतज़ार हुसैन पंजोता ने अपने अगवा से मुतालिक इब्तदाई बयान में बताया कि मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था, मुझे बहुत मारा गया है। मुल्ज़िमान मेरे अहले खाना से 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। वकील इंतज़ार पंजोता गुज़िश्ता 8 अक्टूबर से लापता थे और उनकी बाजियाबी के हवाले से केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि इंतज़ार पंजोता को अगले 24 घंटों में बाजियाब करवा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि आज हमारे सामने इंतज़ार पंजोता का एक वहशत ज़दा चेहरा है जिसने बानी पीटीआई का साथ दिया था। बाजियाबी झूठ पर मबनी एक कहानी है, असल अगवाकार कौन है हम सब जानते हैं, सलमान अकरम राजा ने मजीद अपने बयान में कहा।
फौरी तौर पर नाजरीन अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम तर मामलात पे। हमें ज्वाइन करते हैं पूरी बहस में सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट। आपको बहुत खुश आमदीद। शौकत बसरा साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं। तमाम तर बहस में लीगल और सियासी ओपिनियंस हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। हाफिज़ एहसान साहब नाजरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मायानाज लॉयर हैं। तमाम तर मामले पे जो अपने लीगल ओपिनियंस हैं हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत वेलकम। और अमीर अब्बास साहब नाजरीन मायानाज एंकर पर्सन और सहाफ़ी हमें ज्वाइन करते हैं अपनी बेबाक गुफ्तगू के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद अमीर साहब। और अमीर साहब आप ही बता दें पहले, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस एंटायर स्टेटमेंट, या ये जो पूरी कहानी है इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि हुकूमत की तरफ भी कई उंगलियां उठाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पीटीआई भी हुकूमत के ऊपर भी वो तो खैर बात कर रहे हैं, और पीटीआई के ऊपर बिलखुसूस सीएम केपी के ऊपर भी कई उंगलियां हुकूमत की तरफ से उठ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोना आपका। मैं इंटरप्रिटेशन क्या करूं, मुझे तो शायद अपने आप से भी घिन आ रही है। मुझे तो इस मुआशरे से घिन आ रही है। छोड़ दें इस बात को कि नून लीग कौन है, पीटीआई कौन है, पीपल्स पार्टी कौन है। क्या हमने इस मुल्क के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्म, हया, भरम कुछ बाकी छोड़ना है या नहीं छोड़ना? आए फिर हम एक तय कर लेते हैं, इस मुल्क में उसूल बना लेते हैं कि आइंदा से जो मेरा मुखालिफ होगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, जो आपका मुखालिफ होगा आप उसकी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आए फिर इस मुल्क पे हम ये हुकूमत फास्फोरस बॉम्बिंग कर दे, पीटीआई के ऊपर फास्फोरस बॉम्बिंग कर दे, खत्म कर दें इनको, बिल्कुल तह तेक कर दें। कल को ये पावर में आएंगे, ये नून लीग के कुश्तों के पुश्ते मिला दें। कल को कोई और पावर में आएगा, वो पीपल्स पार्टी की सरों के मीनार बना देगा। अब हम जा रहे हैं उस तरफ, इंशाल्लाह उसी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो देखिए हर दौर में कुछ गलत होता रहा है, हर दौर गलत होता रहा। इमरान खान के दौर में भी गलत हुआ। जिस वक्त मोहसिन बेग को उठाया गया एफआईए ने, जिस भंडे और बर्बरियत के अंदाज से उनके घर से उठाया, मैं पहला शख्स था, मैंने कहा इमरान खान ये जुल्म कर रहे हो तुम। जिस वक्त राना सनाउल्लाह के ऊपर डाली गई नशियात, मैं पहले लोगों में से था, मैंने कहा ये जुल्म कर रहे हैं आप। उस वक्त तो कोई बोलता नहीं था, किसी की गुत्ती से आवाज नहीं आती थी। वो सर्विंग 2 स्टार मेजर जनरल था, जो डीजीएनएफ था, जिसको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नाम लेकर हमने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं हम इस मुल्क को? अगर वो 10 की रफ्तार पर भाग रहे थे तो आप 120 की रफ्तार पर भाग रहे हैं। एक मिनट अमीर साहब, नहीं रहता। एक ये बताएं ना, आपकी सारी बात फिर इस बात पर मबनी है कि आप तो डायरेक्टली अपनी बात शुरू करने से पहले ही आपने ये अपना एक पक्का पुख्ता एक जहन है आपका कि ये लोग ये सारा जो किया धरा है इनके खिलाफ ये गवर्नमेंट नहीं किया है, जबकि हुकूमत तो उल्टा उनके ऊपर कर रहे हैं और वो तो कह रहे हैं आप शुक्र करें हमने उनको बाजियाब करा लिया। देखिए ये इतनी भांडी किस्म की स्टोरी है, ये जो बनाई गई है, ये इतनी भांडी किस्म की स्टोरी है। यानी आप किसी थिएटर, अभी आज आपको प्रोग्राम में ना हम 4 लोगों को लेने के बजाय आप किसी थिएटर के एक्टर को लेते। अच्छा, आप किसी फिल्म डायरेक्टर को लेते, खुदा के वास्ते किसी ड्रामा राइटर को लेते, उनके सामने रखते कि ये स्टोरी है, जरा बताएं कि स्टोरी कैसे बनती है। ये आपके साथ हाफिज साहब एहसान भाई बैठे हैं, ये मेरे बाल सफेद हो गए हैं, ये चूना लगा के सफेद नहीं किया। ये पहला वाकया है जो अगवा बराए तवान का मैंने कम से कम मेरी जिंदगी में सामने आया है कि 26 दिन तक अगवाकार अगवा बराए तवान के मुगवी को लेकर फिरते रहे। ना उन्होंने मुगवी से को कहा कि तुम फोन करो अपने घर पे और कहो कि 2 करोड़ रुपए भेजें ताकि मुझे 2 करोड़ रुपए जेब में तो रखे नहीं। ना अगवाकारों ने खुद फोन किया, ना खुद फोन किया उन्होंने मुगवी के खानदान को कि भाई ये 2 करोड़ रुपए दो, बंदा लेके जाओ। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पेश हुआ। ना अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भाई ये तो अगवा बराए तवान का मामला है, वो 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, रियासत अदा कर देती है अगर मुगवी के खानदान के पास देंगे। हमें लाइफ एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, या मुगवी का खानदान दोस्त अहबाब वो इकट्ठे करे 2 करोड़ रुपए। 26 दिन तक मुगवी अगवाकारों के हाथों में रहा अगवा बराए तवान का मुलजिम, और 26 दिन के बाद पता चला कि जी 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। भाई किसी के सामने रखा आपने मुतालबा 2 करोड़ का। ये बात सही है, स्टोरी में दुनिया का वाहिद केस है अगवा बराए तवान का, जिसकी वजह से शक व शुबात हो रहे हैं। अफनानुल्लाह साहब वो कहते हैं अगर वो 10 की स्पीड से चल रहे थे ना सियासी मुखालफीन को
ठिकाने लगाने के लिए। तो आपकी माशाल्लाह से स्पीड, जैसे अमीर साहब ने बोला 120 या गालिबन 200 है, तो आप तो उनसे डबल ट्रिपल मतलब स्पीड के ऊपर अपने सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाने के लिए चल रहे हैं। और ये बात भी, जो स्टोरी में फ्लॉज हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है कि जो कहते हैं कि भाई अगवाकार अगर मांग रहे थे पैसे तो उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता, रब्ता किया जाता या उनसे करवाया जाता, 26 दिन तक उनको लेके घूमते रहे, उनसे 2 करोड़ मांगते रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक अफसोसनाक वाक़या है और ज़ाहिर है ये मैं हूँ या कोई भी हो, वो इसको किसी तरह भी इसको हम जो है वो डिफेंड नहीं कर सकते। इसका मामला जो है वो ज़ाहिर है इंतज़ार पंजौता साहब जो है वो इस पर तफ्तीश होगी। अगर वो इसके ऊपर अपना कोई बयान देंगे तो उसको फिर मज़ीद मामले को आगे लेके जाया जा सकता है। जहाँ तक ये बात है कि हम 10 पे थे, हम 120 पे थे, ये बात बिल्कुल 100% गलत है। उसकी वजह ये है कि ये काम धंधा शुरू ही PTI के ज़माने से हुआ है। हमने 2013 से 18 इनका किसी को कुछ भी नहीं कहा था। ये इन्होंने ये कहते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम विक्ट्री उड़ा देंगे, हम जो है वो पंखा ले लेंगे, AC ले लेंगे। किसी पे हेरोइन का केस डाल दिया, किसी पे कोई बंदा नहीं छोड़ा जिस पे PMLN पे इन्होंने केस ना डाला हो। तो ये बात कह देना कि जी वो 10 पे 120, ये बात बिल्कुल गलत है। ये ज़रूर है कि अगर कहीं पे भी हुकूमत के एंड पे भी अगर कोई गलती है तो मीडिया है और लोग हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश भी हो सकती है और इस केस और आप समझते हैं कि तफ्तीश होनी चाहिए? क्योंकि जो शेख वकास अकरम है उन्होंने तो ट्वीट करके ये भी कहा है कि जो पुलिस अफसरान है ना जिन्होंने वीडियो बनाई है पंजौता साहब की और फिर पब्लिक की है, उनको मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो इस पूरी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। जैसे अभी अमीर साहब ने कहा कि वो भी समझते हैं कि ये एक मज़े का खेज स्क्रिप्ट है, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, मज़े का खेज है। देखें, ये भी ज़ाहिर है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये क्वेश्चन तो रेज होता है कि ये वीडियो बना के इस तरह इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर है, और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन का कोई रिज़ल्ट आए उसके बाद आप उसको करें, तो ये जो है इस पूरे मामले को इसकी तफ्तीश होनी चाहिए और हम करेंगे भी इंशाल्लाह। और इसको मज़ीद देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाता है। हाँ। मीडिया की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी तमाम लोगों की कि वो जो बात है उसको सामने लेके आएँ। और इस मुल्क में इससे बहुत बड़े जुल्म माजी में हुए हैं और उनका बड़ा डट के मुस्लिम लीग नून ने मुकाबला किया है माजी में भी, और हम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अच्छा अफनान साहब, एक और बात फरमाइएगा। आपने कहा ना कि 2013 से 18 तक आपने इनके खिलाफ कुछ नहीं किया, ये बात फैक्चुअली भी करेक्ट है, लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया तो आप क्या मतलब, फिर तो आपकी बात से ये भी बंदा एक मतलब अखज़ कर सकता है ना कि शायद आप जो इन्होंने आपके साथ गलत किया अपने दौरे हुकूमत में, आप उसका बदला बहुत बढ़ा चढ़ा के टाइम्स 10 करके इनसे ले रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि शुरुआत इन्होंने की, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है वो तो इन पे नहीं डाला जा सकता। नहीं, वो देखें, बात ये है कि जो इन्होंने काम किए थे वो इनके गले पड़ गए हैं। ये हो रहा है इनके साथ। हमने अभी भी कुछ नहीं किया। जो इन्होंने बोया था वो ये काट रहे हैं। हाँ। ये समझते थे कि कभी भी इनकी ना हुकूमत जाएगी ना इनके साथ कभी इस तरह होगा। हाँ। ये मजाक उड़ाते थे। आप देखें, हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, ये मजाक उड़ाते थे हमारा। ये झूठे कलमे पढ़ के जो है वो कस्में खाते थे। और मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ गलत है। इंतजार पंजौता साहब के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर हमारा कुछ नहीं है, ये इनका अपना ही किया दरा है जो इनके सामने आ रहा है। सही है जी। बसरा साहब, आप बताएं, कोई मकाफाते अमल नाम की भी चीज़ होती है ना, ये तो एक इंसानी हकीकत है और वो सारा आपके सामने आ रहा है, क्योंकि आप किसी की मजबूरी पे, किसी के दर्द पे आप हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, जैसे आप मियाँ साहब के साथ करते थे, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। मोना आलम, मैं तो बड़ा एक काम सा सियासी कारकुन हूँ, एक अदना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो जुल्म जबर फिस्तायत हो रही है, अगर इन फिरौनों का हाथ ना रोका गया तो यकीन मानिएगा ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो 2 साल से हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा। ये एक कहानी है जो मुसलसल अब आगे बढ़ती जा रही है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आपकी हुकूमतों को अवामी तौर पर आप बिल्कुल नाकाम हो जाएं, जब अवाम आपके पीछे ना हो, जब आप मियां नवाज शरीफ जैसा सियासतदान, जो बड़ा सियासतदान था किस जमाने में, अगर वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया तो मुस्लिम लीग की सियासी हैसियत तो खत्म हो गई और वो अब वो गुलाम है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, नौकर की तो नखरा की। अब जो मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, जो इनको हुक्म आता है इन्होंने मनोअन उसको तस्लीम करना है, खा वो मिलिट्री कोर्ट्स का हो, खा आजाद अदलिया पे हमला हो, खा उसकी वजह। जब देखे ना, जब मियां नवाज शरीफ के पास अवामी कुव्वत थी
तो उस वक्त मियां बड़े इनकलाबी थे, वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते थे, और उस वक्त वो डॉन लीग्स वाला जो हुआ आपके सामने था, वो जीटी रोड पे नहीं अवामी हुकूमत थी, तो खान साहब तो उस वक्त भी नहीं मानते थे कि उनकी अवामी हुकूमत है। उन्होंने तो पता नहीं 126 दिन का धरना नहीं दिया था उसी हुकूमत के खिलाफ, अगर वो अवामी थी तो मुझे प्लीज बात करने दीजिएगा। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लाकानूनियत, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि माजी में नहीं हुआ होगा, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ना, आज जब आपकी माएं बहनें बेटियां, इंतजार पंजोता को तो वाकया है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो मंडी बहाउद्दीन से एमएनए थे इम्तियाज, और इम्तियाज उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा ना क्या किया इन लोगों ने। इसी तरह मैं कहता हूं कि कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो डीजी है अनवर मंसूर, अपना अटॉर्नी जनरल, वो बयान देता है आमिर फारूक साहब की कोर्ट में कि जी इंतजार पंजोता साहब 24 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, घर आ जाएंगे, और वो मिल गए। फिर आप मुझे ये बताइए, होना तो ये चाहिए था कि फिल फॉर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को हमारा मुतालबा की गिरफ्तार किया जाता, गिरफ्तार करके तफ्तीश का पहला अमल ही उनसे शुरू किया जाए। उसकी वजह, इसका मतलब यह है कि वो अगवाकार जो थे वो अनवर मंसूर के साथ राब्ते में थे। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, या क्या भोंडा मजाक है कि आप एक घिसी पिटी फिल्म चला रहे हैं और 28 दिन से ये एक साबिक वजीर आजम के वकील हैं इंतजार पंजोता, वो मेरे जैसे या आम लोग जो आज गांव में जिनको ये कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहे हैं, जिनके ये घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वो नहीं थे। आज आप जब उनको वो बरामद होते हैं तो फिर आप ये तमस्कर और उड़ाना किसको कहते हैं? आप जख्मों में नमक छिड़कना और किसको कहते हैं? इसलिए मैं समझता हूं कि ये टोटल प्लांटेड स्टोरी थी। ये हम तमाम वीडियोस को हाफिज साहब बड़ी आपने अहम आपने बात की है। आपने मेरी मैं बताता हूं आपको, हमारा मुतालबा ये है कि फिल फॉर अटॉर्नी गिरफ्तार किया जाए अटॉर्नी जनरल को। वही मैं अर्ज कर रही हूँ, बड़ा मुतालबा है ना, आपने बहुत बड़ी बात इसमें कर दी है। इसके ऊपर सुन तो लें, चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर सो मोटो लेकर असल हकायक कौम के सामने आए, दूध का दूध पानी। बताएं जी हाफिज साहब, अटॉर्नी जनरल की गिरफ्तारी बनती है? उनके जो बयान उन्होंने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे वाजे हो रहा है कि वो शायद अगवाकारों के साथ राब्ते में थे। रहमान रहीम, मुन्ना आपका शुक्रिया। जितनी भी बातें आपने की हैं इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका लीगल एस्पेक्ट्स है जो इंतजार पंजोता साहब है, दूसरा इसका मामला जो है वो आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जिसके ऊपर सारों ने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, और तीसरा इसका अदालत का मामला है। जो पहले अदालत का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल ने जो स्टेटमेंट दी है वो एक स्टेटमेंट जो थी वो इस तरह नहीं देनी चाहिए थी, और अगर इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसका एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो निकलेगा उस चीज के अंदर कि आपने क्यों ये ऐसी स्टेटमेंट दी और उसका बैकग्राउंड उस चीज के अंदर क्या है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि जो हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे दोस्त हैं, लॉयर हैं, हमारी फ्रेटर्निटी से हैं, और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक स्टोरी सामने आई है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो भी इसके अंदर मुलविस है उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके आए। लेकिन तीसरी चीज इसके अंदर होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सारा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है, जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो है 22 मई से ऑनवर्ड एक फेज चल रहा है, और 2018 से 22 तक एक फेज था, और 2014 से लेकर 2018 तक तीसरा फेज है। जितनी देर तक इन 3 फेजेस को हम रिकंसाइल नहीं करेंगे और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो खुद बैठ के इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगी और एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगी, एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं करेंगी, और एक दूसरे के साथ एक ग्रैंड डायलॉग के अंदर नहीं जाएंगे, चाहे आपका इलेक्शन है, चाहे आपका जस्टिस सिस्टम है, चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, चाहे इस मुल्क का जो है वो इकोनॉमी है, या इस मुल्क का आपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी तो आई थिंक अभी उन्होंने कोई किए है ना, वो इस्लाहात भी कर रहे हैं, उन्होंने खतीजा शाह को भी साथ बिठाया हुआ था उसमें। देखिए मुन्ना, जो सबसे अच्छी चीज आई है इस सारे पिछले अगर 8-10 तक के अंदर देखें, तो वो ये आया है कि बावजूद इस चीज के कि एक क्रिटिसिज्म आपकी 26वीं आईनी तरमीम पे आया है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या किस तरह होनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सूरत के अंदर आया है उसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ओन किया है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो दूसरी पार्टीज है, चाहे JUIF है, या उसके बाद गवर्नमेंट पार्टीज है। अब हमारा जो सेंट्रिक पॉइंट जहां से ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी रेज हुआ करती थी और जहां के ऊपर टारगेट किया जाता था वो थी हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट।
कि जिसके अंदर मेरा जज, आपका जज, ऑब्जर्वेशन, जजेस को बेंचेस बनाना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एक मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा चीफ जस्टिस आया है कि जिसके ऊपर सारों का कंसेंसस है, तो अब उसको काम करने देना चाहिए। बेसिकली किस बात पे 26वीं तरमीम में तो कंसेंसस नहीं था हाफिज साहब, लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर पीटीआई ने भी अपनी हिमायत का उनके ऊपर इजहार किया है, वो कंसेंसस आ गया है। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप देखें, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो स्पीचेस सुने जो लास्ट टाइम असेंबली में जाने से पहले गए थे, तो उसके अंदर बराबर एक कॉन्फ्रेंस जो था वो पीटीआई का था, क्योंकि पीटीआई का मेन इशू ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए और काजी फाइज ईसा साहब किसी जगह अकोमोडेट नहीं होने चाहिए। तो दोनों चीजें जो थी वो पीटीआई के कहने के ऊपर जो है मौलाना फजलुर रहमान ने गवर्नमेंट से कंसीड करवाई और उसी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आया। और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इस सारी सिचुएशन का हल नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उस बेंच की कॉम्पोजिशन अभी हुई नहीं है और वो जुडिशियल कमीशन है, उसके ऊपर आप एक क्रिटिसिज्म कर दिया गया है कि जिसमें गवर्नमेंट के मेंबर ज्यादा है, ये काम किस तरह करेगा। तो वो सारे के सारे जो आपके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली आपको एक क्लियर हेडेड जुरिस्डिक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और वो ये होगा कि इस मुल्क के अंदर री एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कोर्ट आप कहते हैं अदालत बना दे। आम फहम जबान में आप समझते हैं आईनी अदालत बेहतर चॉइस है और वही उसी की तरफ जाना पड़ेगा शायद हमें। सारी पार्टीज का कंसेंट था, गवर्नमेंट से गलती ये हुई है कि उन्होंने गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया और उसके बाद 65 से 68 वाला मामला जो अगर वो ना लेके आते तो ये इशू ही रेज नहीं होना था, क्योंकि वहां के ऊपर फिर एक परसेप्शन ये आया कि अगर 65 से 68 साल जो एज की जा रही है तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सटेंशन ऑफ जजेस हो जाएगी, ऐसे ही है। कॉन्स्टिट्यूशन तो वो की नहीं गई ना, 65 ही रखी गई है रिटायरमेंट। वो अगर ना होता तो शायद ये सिचुएशन इस तरह आगे नहीं जानी। करेक्ट, ठीक है। मिस हैंडलिंग भी आप कह रहे हैं हुकूमत की। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन बात करेंगे और मियाँ साहब के हवाले से जो बात की है, जो उन्होंने कल गुफ्तगू की है मियाँ साहब ने, उसमें मजीद इजाफा भी एक किया है कैप्टन सफदर ने, वो भी सुनते हैं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ज़रूरी उमूर हमने ब्रेक से कबल वैसे इंतज़ार पंजुता की बात जो है उनके हवाले से वो कल्मिनेट तो किए हैं, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह ये जो कैप्टन सफदर हैं उनका सॉर्ट मैं आपके सामने ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बात की है वो शायद एक तरह से जो मियाँ साहब कह रहे हैं ना कि मेरे दिल में बहुत सारे राज हैं और मुझे ज़्यादा आप ना छेड़ें, सफदर साहब ने शायद कह दिए, कुछ हद तक कह दिए कि शायद प्रोबेबल जो रीजंस है ना जिस वजह से मियाँ साहब अभी भी नाराज हैं। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। नवाज शरीफ का इलेक्शन वोट से नहीं आ रहा, चोरी हुआ इलेक्शन, और किन्होंने चोरी करवाया? जो नवाज शरीफ को लंदन से लेके आया। क्या लोगों की खिदमत कर दी? खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जी अफनान साहब वो कहते हैं इलेक्शन मानसेरा का उनसे चोरी किया गया, जो नवाज शरीफ को वापस लंदन से लाए, और मजीद उन्होंने ये किया है कि जी अवाम की खिदमत से वोट नहीं मिलते, एक खास जगह जाकर सैल्यूट मारने से वोट मिलते हैं। तो ये यही मतलब था मियाँ साहब का जो कि कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं आज। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके पास बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो अगर पब्लिक कर दें तो बहुत मुल्क के अंदर आंधी तूफान आ जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया और जब तक वो ख़ुद नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उनके बिहाफ पे मैं या कोई और भी नहीं कर सकता। जहाँ तक बात रहेगी इलेक्शन की, जो मानसेरा का है उसमें कोई शक नहीं है कि वो इलेक्शन जो है वो हमें हरवाया गया। और या आप मतलब आप देखें ना, सरदार यूसुफ साहब 7 वाली सीट पे हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के टिकट पे जीत जाते हैं, उनके नीचे MPA जीत जाते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो हार जाते हैं। और मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ पे PTI की बड़ी वो हो। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2024 के इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान है। और ज़ाहिर है अगर ये भी बात उनकी गलत नहीं है कि अगर मामलात अवाम से ले लिए जाएंगे और कहीं और जाएंगे तो उसके नतायज मुल्क के लिए ठीक नहीं है। फिर लेकिन आपको पता है सेनेटर साहब जो इम्प्रेशन एट लार्ज है, खास तौर पे आपके मुखालफीन जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अवाम से आपने कहा ना मामलात ले लिए जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, वो ये कहते हैं वो मामलात लिए ही आपको हुकूमत देने के लिए थे और वो इनको हरवाने के लिए या PTI को हरवाने के लिए अवाम से मामलात लेकर कहीं और भेजे गए, तो ये तो आपके हक में हुआ है सारा कुछ। नहीं देखिए हमारे हक में नहीं हुआ, ये एक नैरेटिव के हद तक आप इस बात को ले सकती हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि हमारे हक में होता तो हमारी सिंपल गवर्नमेंट अपना सिंपल मेजॉरिटी होती, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते और PTI की पख्तूनख्वा में भी हुकूमत ना होती।
तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है हमारे खिलाफ, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्या आपकी इतनी पॉपुलैरिटी थी आपके व्यू में अफनान साहब कि आपको सिंपल मेजोरिटी भी मिल जाती और केपी में भी आप इनको हरा देते? क्योंकि केपी में तो ये कहते हैं हम वाहिद हैं पार्टी जिनको 3 मरतबा आवाम ने मुंतखब किया है। देखिए, केपी में हम इनको ज़रूर हरा देते हैं। इनके अपने लोग कहते हैं हमने आरओ के सरों पे बंदूकें रख के रिजल्ट निकाले बदमाशी से। पीटीआई के अपने लोगों ने कहा ये वाली बातें। अच्छा, हाँ। तो ये इलेक्शन फ्लॉड था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ज़ाहिर है इसके ऊपर तो कोई तहकीक होगी तभी पता चल सकता है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये वो नतीजा उस एक पेज का है जो इमरान खान साहब ने बनाया था। वो तो जो हाइब्रिड निज़ाम इन्होंने बनाया था जिसके अंदर वो तो चीरे कर दिया अपनी वो बचा पेज। गुजारिश गुजारिश सुन ले मेरी। जी मैं पेज बिल्कुल बचा है। उसकी वजह ये कि जब आप कोई निज़ाम ले आते हैं वो इतनी आराम से ख़त्म नहीं होता। और ये खुद कहते थे कि जनरल बाजवा जो है वो हमारे बाप हैं। फिर ये कहते थे कि जी मैं तो कहता हूँ एजेंसियों से वो बंदे पूरे करके देती हैं। फिर इनके लीडर ने कहा कि मैं जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, ऐलान किया। तो ये जो है ये फुस्तायत की बात कर रहे हैं। ये अपनी फुस्तायत जो है ये भूल गए हैं जो इन्होंने दूसरों पे मुसल्लत की थी। ये सारा का सारा जो मामला है ये मुल्क के अंदर अभी ये जो इनका भी जो अगवा हुआ है, आप ये जो 40,000 तालिबान वापस लाके आबाद किए थे, ये किसका आइडिया था? हाँ। ये हमारा तो आइडिया नहीं था ना। या ये कहते हैं जी मिलिट्री कोड डाल दी इन्होंने भी फरमाया। हालांकि 26वीं आली तरमीम में आप पढ़ लें, कहीं पे मिलिट्री कोड का वर्ड भी नहीं है, कोई यूज ही नहीं हुआ। लेकिन पढ़ा ही नहीं है किसी ने। पता वो वैसे मौलाना साहब कहते थे कि उनके इसरार पर निकाला गया है, वरना आप लोगों के जो इरादे थे हुकूमत के वो थे इसी तरफ के। देखें बात ये है कि रिजल्ट मैटर करता है। हाँ। रिजल्ट ये है कि कोई चीज़ ऐसी 26वीं आईनी तरमीम में नहीं है जो जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तानी निज़ाम के ख़िलाफ़, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो। आप उसको पढ़ लें। बल्कि मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि कुछ अरसा गुजरने दें, बहुत सारे लोग जो आज तनकीद कर रहे हैं वो इसके कहेंगे बहुत अच्छी थी 26वीं आईनी तरमीम। अच्छा। क्योंकि इसकी वजह से लेजिस्लेचर जो है वो एम्पावर हुआ है। हाँ। ये जो है ये इसकी वजह से लेजिस्लेचर के पास जो है वो पावर आ गई जो पहले नहीं थी। तो कोई शक नहीं। ये तो फिर तो अगर ये लोग आएंगे हुकूमत में, ये लोग भी कोई अपने मर्जी के जज लगा देंगे। फिर वैसे ये लोग कहते हैं पीटीआई वाले कि उसके बाद फिर आप लोग पछताएंगे। नहीं तो ये इन्होंने पिछले 5 साल क्या किया आपके ख्याल में? ये जो लाहौरी ग्रुप सारा अंदर घुस गया, साकिब निसार एंड पार्टी, 5 चीफ जस्टिस इनके मतलब मर्जी के, ये अहमी इत्तेफाक से थोड़ी हुआ है। ये सारा प्लानिंग के तहत इन्होंने किया है। और ये जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर हमने अपोजिशन की नुमाइंदगी रखी इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है कि हमेशा हमारी हुकूमत तो रहेगी नहीं। यस, अच्छा। तो अपोजिशन जो है उधर मौजूद है। पाकिस्तान बार काउंसिल का वोट वहाँ पे मौजूद है और 7-5 जजेस वहाँ पे मौजूद है। तो ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं है कि कोई वन वे स्ट्रीट हो जो मर्जी लगा ले। ना हम वन वे स्ट्रीट से लगा सकते हैं, ना कोई आने वाली हुकूमत जो है वो वन वे स्ट्रीट से लगा सकती है। बसरा साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? आप बात होती कि हाँ, चले आप मुकम्मल कर लें अफनान साहब। मुकम्मल कर लें। देखिए मैं ये बस मुकम्मल करना चाह रहा हूँ कि बसरा साहब एक सेकंड। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जी प्लीज देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत अभी आपके एक मेहमान ने ये बात भी की कि सियासी जमातों को जो अपनी स्पेस जो इनकी एवेड हो रही है वो उसको रोकना चाहिए। सही बात है। COD के तहत ये काम हो चुका था। हाँ। और ये आगे भी इसी तरह के किसी डॉक्यूमेंट से ही होगा। मगर बदकिस्मती से ये सारी की सारी जो हमारे अगेंस्ट है ये रिवर्स हुए ही पीटीआई के दौर में, जब ये एक पेज बना या हाइब्रिड निजाम अच्छा बना, तभी सारा COD सही आप कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा भला COD बनाया, रखना चाहिए। आपने उसमें रंग में भंग डाल दिया बसरा साहब। अपनी मुस्कुराहट की भी वजह जरूर फरमाइएगा और ये भी बताएं। देखिए मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब की भी बात आपको पहुंचा रही हूँ। वैसे तो ये ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बानी है, लेकिन देखिए फैक्चुअली भी तो करेक्ट है ना। वो जो गंडापुर साहब ने कहा है ना कि हम दोबारा निकल रहे हैं, तो ख्वाजा साहब उस पर कहते हैं ये फिर वर्करों को छोड़कर गाएगा। KP हाउस होता हुआ कोसार के रास्ते पहाड़ पे चढ़ के 12 जिला क्रॉस करके पेशावर असेंबली में नमूदार होगा। रंगबाजी का एंड है। अच्छा मोना, मैं अफनान भाई हूँ या इनके जितने भी नुमाइंदे आजकल टीवी पे आते हैं, या यकीन माने इनको तो ना बिल्कुल मुझे हमदर्दी भी है और तरस भी आता है कि जाहिर है मियां नवाज शरीफ बेचारा, मैं फिर बार बार कहूँ कि अच्छा सियासतदान था किसी दौर में। अब तो इनकी हैसियत काउंसिलर मुंतखब होने की नहीं है। अब कैप्टन सफदर की बात को ले लें,
कैप्टन सफदर की आधी बात तो ये बात तो दुरुस्त है कि कहते हैं कि जनाब वो वोटों से सियासतदान होता है वोट, और फिर अगली बात वो कह रहे हैं कि जी वो जो उनके जो पांव पकड़ लेता है आप वोट लें या ना लें, वो मियां साहबान और आपने उनके दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए एक काम कर लें, बेशक इनकी फार्म 47 की जाली हुकूमत है, ये काबज हैं, सारे के सारे हारे हुए हैं, इन्हें कहें कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी काजी फाइज ईसा को, जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी था, जिसने सारे इस तहफ़्फ़ुज़ या जाली निज़ाम को, असम्बलियां जो इलेक्शन जाली हुआ, वहां पर हुकूमत जाए ना, उन्हें कहें जाकर जुडिशियल कमीशन बना दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये तो रुकावट है उसमें। या दूसरा काम ये कर लें, मियां नवाज शरीफ जिनके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, जिनका लीडर है कि मियां जी आवेगा लग पता जावेगा, हाँ। वो मियां बेचारा कह रहा है कि मेरे दिल में बड़े गुबार हैं, इन्हें कहें कि मियां साहब की सीट का जुडिशियल कमीशन बना दे, सिर्फ एक। कौन सी सीट का? मानसेरा का? और सुने डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली, अच्छा वो वाली, लाहौर वाली और मनसेरा वाली, दोनों मनसेरा वाली दो सीटें हैं ना, दो सीटें मियां नवाज शरीफ की हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े हैं। सही है। एक लाहौर, एक जीत गए, एक हार गए। हाँ। सुन तो ले मेरी बात सुन ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद वाली जो लाहौर कहते थे कि हमारा गढ़ है, एक वो सीट, और एक मनसेरा वाली, दोनों आप सीटों का जुडिशियल कमीशन बना दें, इन्हें कहीं मुतालबा करें, हम किसी और सीट का जुडिशियल कमीशन नहीं मांगते। आपको पता लग जाएगा कि वो नवाज शरीफ जो कहते थे वजीर आजम बनने आया है, वो नवाज शरीफ जो तरक्की का एक मंबा है, वो नवाज शरीफ 40 साल से हम सुन रहे हैं, मेरी उम्र 10-12 साल थी, मियां नवाज शरीफ आवेगा, मियां नवाज शरीफ आवेगा, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। 3 दफा वजीर आजम, मौजूदा शहबाज शरीफ भाई जाली वजीर आजम, बेटी जाली वजीर आला, अभी तक इनको मौका नहीं मिला। इसलिए मैं ये कहता हूं, इनको सिर्फ ये अब सोचना चाहिए कि ये जो पार्टी अब अपने करतूतों की वजह से, अपनी लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से जिस अंजाम को पहुंची नहीं, वैसे बसरा साहब आप अपने भागने की भी तो बात बताएं ना प्लीज। जो उन्होंने आप पे कहा है, इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि आप लोग फिर चले जाएंगे, फिर आप लोग भाग जाएंगे लोगों को, आवाम को निकाल के एहतजाज पे। अच्छा, जिन ख्वाजा आसिफ की जो आप बात कर रही है ना, ख्वाजा आसिफ को तो पहले बेचारा पिछला इलेक्शन जनरल बाजवा को इलेक्शन फोन करके जीता, अभी 50,000 से इलेक्शन आ रहा हुआ, किसकी बात करूं मैं। लेकिन इंशाल्लाह हम इस दफा आ रहे हैं ना, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, हाँ, इस दफा हम जाने के लिए खबर दें जाने के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, इस दफा हम जाने के लिए नहीं आ रहे। इस दफा हम इंशाल्लाह ये जाली निजाम, वैसे तो हमने 30 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई थी, मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी ऑलरेडी भाग चुके हैं, हम तो मुतालबा कर रहे हैं कि मरियम बीबी का और शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाला जाए, क्योंकि ये भी भागने वाले हैं। अच्छा नहीं, मरियम साहिबा तो अपने कोई गले की जो उनका कोई इलाज है उसके घर से गालिबन जाने वाली हैं लंदन। आप तो गलत बात आप कर रहे हैं, मतलब आप उल्टी आपने बात फरमाइए। हाँ, बात सुने, मरियम बीबी का तो हमने सुना था कि वो इनकलाब ला चुकी हैं पंजाब के अंदर, कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ पे उनके वालिद साहब का और उनका इलाज हो सके। दूसरी बात, ये मरियम बीबी वही है ना जिनका वालिद 2 दफा वज़ीर आला पंजाब रहा, जिनका चचा 3 दफा वज़ीर आला पंजाब रहा, हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहा, अब ये खुद फार्म 47 की जाली वज़ीर आला है, तो इलाज कराने के लिए लंदन जाना है। तो मेरा ख्याल में वहां पे गले से ज्यादा ना नफ्सियाती मरीज, चूंकि ये सारे हो चुके हैं, ये सब बारी बारी। अमीर साहब, आपको कोई चीज फिशी लगती है या ये ऐसी बसरा साहब की जो है वो सोच है सिर्फ? आपको कोई चीज ये मशकूक लगती है कि वो कह रहे हैं कि वो जा रही हैं, उनको ECL पे डालें, और गंडापुर साहब इस दफा नहीं जाएंगे कहीं, क़यादत करते रहेंगे वर्कर्स की, इसकी कोई गारंटी है? एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सेनेटर अफनान साहब का कि उन्होंने देखें एक मुखालिफ सियासी जमात से होते हुए उन्होंने इंतजार पंजोता के साथ जो है उसे जिस तरह उन्होंने कंडेम किया है, सेलिब्रेट नहीं किया। अगरचे इनकी पार्टी से वाबस्ता कुछ लोग वो गैर संजीदा रवैया इस पर इख्तियार करते रहे हैं। उन्होंने बहुत एक अच्छे पॉजिटिव उस तरह से जो बात होनी चाहिए वो की है। और उसकी वजह यह है मोना, उसकी वजह यह है कि सेनेटर साहब जो हैं इनमें इनके वालिद मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब की लेगेसी नजर आ रही है कि उनका भी एक प्रिंसिपल स्टांस रहा और उन्होंने खुद सफर किया परवेज मुशर्रफ के जमाने में। जी। वो खुद एक एस्टैब्लिशमेंट के डसे हुए थे, खुद उन्होंने जबर को सहा। तो ये अच्छी बात है कि अगर हमारे जो यंग पॉलिटिशियंस हैं वो कम से कम किसी हद तक तो उसूलों की बात करें, भले अपनी पार्टी के बरखिलाफ भी जाना पड़े। जहां तक ये जो बस्तर साहब ने कहा, मैं नहीं समझता कि कोई ECL पे नाम, देखिए वो वफाकी हुकूमत ने नाम डालना है ना ECL पे,
तो वफाकी हुकूमत मतलब शहबाज शरीफ अपनी भतीजी का नाम तो ईसीएल पर नहीं डालेंगे। हाँ, सही बात है, प्रैक्टिकल बात करें ना बसरा साहब, ईसीएल पर नहीं डालेंगे, सही है, वो मुमकिन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वो जो पहले आप बात कर रही थी, अमीर अब्बास एक मिनट, जो इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, जिनकी ये कठपुतली, हम तो उनसे मुतालबा कर रहे हैं, ये भागने वाले हैं, इनका नाम ईसीएल पे डाल दें। दिलचस्प। देखिए ये बात इस हद तक बात जरूर है कि जो नवाज शरीफ साहब का स्टांस था, वोट को इज्जत दो का स्टांस, अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले ये एक पीएमएलएन के बहुत बड़े स्टॉलवर्ट, मैं उनका नाम जाहिर बात है नहीं ले सकता, उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी और वो काफी रंजीदा अंदाज में बात कर रहे थे कि हम बहुत डैमेज हो रहे हैं। जो इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी हालात, ये जबर का माहौल, फिर जिस तरह से आईनी तरमीम हुई और बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें बाद में हॉन्ट करेंगी। ये सब कुछ हमारे साथ, ये एक दाग और स्टिग्मा के तौर पे हमारे साथ रहेगा। लोग याद रखा करेंगे कि ये पीएमएलएन का दौर था जिसमें जैसे इम्तियाज चौधरी की बात की, वो बड़ी दिलखराश प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इम्तियाज चौधरी की एलिया ने अपने बच्चों को साथ खड़े करके की। चले हम मान लेते कि जी वो झूठ बोल रही होंगी, कितना झूठ बोल रही होंगी, 5%, 10%, 20%। मैं कहता हूँ अगर वो 90% भी झूठ बोले ना उन्होंने मौना, हाँ, और 10% भी अगर सच है तो बिल्कुल अलार्म है। खुदा गवाह है कि वो 10% भी सच है तो इस पार्लियामेंट को आज ही रिजाइन कर देना चाहिए था। कि हमारे कुलीग एमएनए की बेटी और बीवी आज सड़क पर आके हमारे खिलाफ दाद रसी हमसे फरियाद कर रही है कि क्या हो रहा है। 10% भी अगर सच हो, सो ये कुछ चीजें हैं जो बहरहाल जो जिसपे नवाज शरीफ साहब ने समझौता किया है। हाँ, उनकी पार्टी अच्छा, ये ब्रेक का कहा जा रहा है। अफनान साहब से पूछेंगे कि चलें ठीक है, आप अफनान कहा ना बहुत सारी बातें हैं और वो उनको मियां साहब अगर बोल दिया उन्होंने तो तूफान आ जाएगा, लेकिन वजह तो बता देना कि किस वजह से मियां साहब ने अपने आप को रोका है। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि सिंपल के कि उनके भाई की गवर्नमेंट है और उनकी बेटी जो है वो एक सूबे की वजीर आला है? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हाफिज साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं, इंसानी हुकूक के, आपको लगता है कि पिछले चीफ जस्टिस आउटगोइंग काजी फायज ईसा साहब उन्होंने गलत किया कि क्योंकि पीटीआई को उनसे एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि हम तो मतलब शिकायत कर करके थक गए लेकिन उन्होंने कोई केस उनका टेकअप नहीं किया, ये उनके ऊपर शिकायत इनकी बनती है पीटीआई की फॉर काजी फायज ईसा साहब? अच्छा मुन्ना, एक तो ये है कि जितने भी पॉलिटिकल आप बातें हुई हैं सारे इस प्रोसेस के अंदर जो है, अल्टीमेटली जिस तरह मैंने पहले ये कहा था कि जितनी देर तक आप पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर नहीं जाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इसी तरह की कन्फ्रंटेशन भी रहेगी, इसी तरह का एनवायरनमेंट भी रहेगा और इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ब्लेम गेम जो है वो कंटिन्यू रहेगा और अल्टीमेटली सफरर यही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी और पाकिस्तान का आम आदमी होगा और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो लिहाजा इन्हें रीथिंक कर लेना चाहिए कि जी मैं उससे बात नहीं करता, मुझे उससे बात करनी चाहिए या मैं उससे बात करूंगा नहीं। इस सारे फिनोमेना से निकल आना चाहिए और जितनी देर तक नहीं निकलेंगे उतनी देर तक इस मुल्क के अंदर आपको सही मानों के अंदर कह रहे हैं निकल आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मैं ताकतवरों से बात करूंगा। नहीं, तो ये देखे ना, बात ये है कि अगर आपने ताकतवरों से भी बात करनी है तो आप पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर तो आए ना। आप ये मुमकिन तो नहीं है कि देखे ना कि आप एक तरफ कहें कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे और हम उनसे बात करेंगे, और कभी आप ये कहते हैं कि उनसे हम इसलिए बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर ताकत का मंबा है, फिर आप उसी तरफ कहते हैं कि नहीं उन्हें न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो मैं ये समझता ये हूं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग के अंदर जाना चाहिए और उसके अंदर जो है एक वे फॉरवर्ड जो है ये तजवीज किया जाना चाहिए और एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर आए कि आज हम हुकूमत में कल आप हुकूमत के अंदर आ जाएंगे। सही, ये हाफिज साहब ये बात आपने बिल्कुल बजा, आपने पहले भी फरमाई, पॉइंट वेल टेकन। ये जो काजी साहब के हवाले से ग्रीवेंस है ये ठीक है। अब दूसरे पे आ जाते, देखिए दूसरे पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी तौर पे एक बात की जाती है वो है 8 फरवरी की एक पिटीशन जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आप किसी भी लॉ नोइंग से या जिसका लॉ बैकग्राउंड है या जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करता है उससे जाके ये पूछ ले कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जो है फोरेंसिक ऑडिट की पावर आर्टिकल 184(3) के नीचे है। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के होते हुए वो इन इलेक्शन पिटीशंस को देख के फैसला कर सकती है? और दूसरा इसके अंदर ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद होगा, यानी आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है, ये सारे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। देखिए आर्टिकल 225 के होते हुए बसरा साहब की पार्टी सबको ऐसे ही एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आपने। देखे ना, देखे हमारा ट्रेंड ये है, कि हम हर चीज जो है
वो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाते हैं और बाज दफा हम पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए लेके जाते हैं। आप आर्टिकल 225 जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर जो भी मामला है वो आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर आना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शंस आए तो उस वक्त भी जब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आई कि इलेक्शंस ठीक नहीं और कहा गया कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अच्छा नहीं 18 वाले, हुआ पता क्या, और अल्टीमेटली हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस किया, उस ऑर्डिनेंस के नीचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस कमीशन का बनाया और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नासिर मुल्क साहब से उन्होंने की। तो अगर आर्टिकल 184(3) इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो गवर्नमेंट के पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है वो नोटिस ना ले लेता। पॉइंट वेल टेकन, ठीक है। आपने बड़ी अहम बात की है कि सियासी स्टंट है, कुछ चीजें सिर्फ सियासी स्टंट होती है। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज देखें, अभी आपकी अमेंडमेंट्स अभी पास नहीं हुई और हमने पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। हाँ, ये बात सही है, प्रीएम्प्टिवली चैलेंज हो गई थी 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में। ये कहीं नहीं होता, बस आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जब 26वीं लगी तो हमने कहा वापस ले लेते हैं। देखिए 26वीं लगी तो हमने कहा उसे वापस ले लेते हैं। आप किसी भी लॉयर से पूछ लें, चाहे वो पीटीआई का लॉयर है, कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 184(3) के नीचे जाके फोरेंसिक ऑडिट पाकिस्तान के इलेक्शन पे कर सकती है? बताएं बसरा साहब, आप हैं ना, लॉयर भी हैं, आप पीटीआई से भी हैं, आपके पास लीगल जवाब इसका? बेहतर होना चाहिए कि इलेक्शन पहली बात तो जी पिन पॉइंटेड जवाब फरमाइएगा बसरा साहब, है आपके पास जवाब इसका, लीगल जवाब है? अच्छा मुन्ना, पहली बात तो यह है कि 2025 में जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, तहरीक इंसाफ की मुल्क में हुकूमत होगी, ये जो इन्होंने आइन पे खुद को हमला किया है, आज़ाद अदलिया पे किया है, 26वीं तरमीम जो गैर आइनी तरीके से हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा करके पास कराई गई है, हम इंशाल्लाह इसको खत्म कर देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। अच्छा। दूसरी बात कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, अगर हमने उन पे अदम इत्माद किया कि आप इमरान खान साहब ने राइटिंग उनको लिखकर भेजा कि आप हमारे केसेस ना सुने, मैं उनके सामने पेश हुआ जो 50,000 वोटों से जीत के बैठा हूं कि हमें आप पे इत्माद नहीं है, आप हमारे केसेस अलग हो जाएं। उन्होंने तमाम हमारे केसेस सुने, इसके बावजूद कि हमें उन पर इत्माद नहीं था। अच्छा, दूसरी बात कि ये 63A वाला जो जाते जाते फैसला करके गए हैं, क्या उनको उसका इख्तियार था? जो जब इन्होंने ये मंडी लगाई, लोगों की खरीदो फरोख्त हुई, अगर कहा जी खरीदो फरोख्त करो, अगर नहीं खरीदे जा सकते लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाओ ताकि आप लोग गैर आईनी तरामीम पास करा सको। अब हमारी एक पिटीशन पड़ी है, हमारा उसमें मौकफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी पिटीशन गैर आईनी और गैर कानूनी होती, एहसान साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन कभी कभी वो जब गुफ्तगू करते हैं तो आइन कानून को छोड़ के उनकी गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाती है और किसी और की साइड इसलिए लेते हैं। मेरी समझ से बाहर है, मैं भी अदना सा वकील हूं, उन जितना वकील तो नहीं हूं। आप मुझे बताइए कि खुद वो मान रहे हैं कि जब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई उसके बाद क्या 2013 में कमीशन नहीं बना? हमारा तो बड़ा सादा सा सवाल है कि आप इस इलेक्शन जिसको पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की वीडियो लिंक का प्रॉब्लम हुआ है, क्या हुआ है? उनसे बड़ा जरूरी है, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, पूछ लें हम। दुनिया का फ्रॉड तरीन इलेक्शन हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो पार्टी का सरबराह है, अगर वो हार गया है तो उसका भाई जो वजीर आजम बना है वो कैसे जीत गया? मरियम बीबी कैसे जीत गई? ठीक है, टाइम की भी वो है ना किल्लत में, इसलिए बसरा साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा दोनों से भी उनसे व्यूज ले लूं ना। जी अमीर साहब, आप बताइएगा, केसेस से अलहदा हो जाना चाहिए था, ये ठीक तरीका था काजी साहब के लिए? देखिए, मैं तो माजरत के साथ मैं जरा बेलाग आदमी हूं और सख्त बात भी कर जाता हूं, लेकिन करता दिल से हूं, इसलिए पेशगी माजरत कर दूं। काजी फायज ईसा तो इस मुल्क में जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने मौलवी मुश्ताक के मुंह पर अदालत में खड़े होकर कहा था, मोना कि तुम मुझसे बुग़्ज़ रखते हो, तुम मेरे केस से अलहदा हो जाओ। और जस्टिस इरशाद हसन खान जैसा एक मनहूस परछाई इस मुल्क पर, जिसने एक डिक्टेटर को लिख के दे दिया कि तुम आइन को तब्दील कर सकते हो बगैर पार्लियामेंट के। ये उन तीनों की कॉन्टिन्यूटी थी, ये काजी फायज ईसा। स्ट्रॉन्ग कमेंट। हाँ, बहुत आपने, ये बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौलवी मुश्ताक को भुट्टो साहब ने कहा कि तुम मेरे केस से अलहदा हो जाओ, इसको इमरान खान ने और पीटीआई ने दसियों बार लिख के कहा। टेक द फाइनल वर्ड, टाइम की किल्लत है। पॉइंट वेल टेकन जी। जजेस थे, हाफिज साहब ने कहा कि मैं ही तुम्हारा केस, आपके ऊपर डायरेक्ट भी बात की है ना बसरा साहब ने, उन्होंने कहा आप कुछ मामलात में कानून आइन का दामन छोड़ देते हैं, क्या वजह है? हमारे भाई हैं। नहीं, बसरा साहब हमारे भाई हैं। मैं तो वो बात की है जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। हाँ, ये बात ठीक है
कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रजिस्ट्रार ऑफिस को उस पिटीशन को रिटर्न कर देना चाहिए था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, एंटरटेनेबल नहीं है, उसे फ्रेंड नहीं रखना चाहिए था। बट रिजल्ट इसका यही होना था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाद किसी मामले के अंदर नहीं आ सकती। दूसरी ये बात है कि अगर अमीर ने बात की है कि एक लेगेसी है, आप ये देख लें कि पिछले 3-4 जो चीफ जस्टिस आए हैं, सबके मुतालिक ये कहा गया कि जी आप केसेस ना सुने। आपके सामने ये जस्टिस साकिब निसार को कई दफा नहीं कहा गया केस ना सुने। ये बात तो आपके है। सामने जो है जस्टिस बदयाल को नहीं कहा गया, जस्टिस गुलजार को नहीं कहा गया, आपके सामने जस्टिस एजाजुल एहसन को नहीं कहा गया। तो ये सारे के सारी एक कंटिन्यूटी है, और मैं यही इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप बताएं, आपकी मर्जी की भी खत्म हो गया, बेग योर पार्डन, टाइम खत्म हो गया, वरना मैं जरूर ये मामला आगे ले जाती। वो बसरा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी तरफ वाले आपके जो लाइक माइंडेड जजेस थे उनको भी कहते थे बेंच से अलहदा हो जाए, वो नहीं होते थे। आप नासरीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज।